साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज पुनः मैं आपके साथ इस वीडियो में रूबरू हूँ। मैं सुनील भारती आज आपको बहुजन समाज पार्टी से कुछ जुड़ी जानकारियों के साथ उपलब्ध रहूँगा। साथियों, जो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में हमारी पार्टी अर्थात बहुजन समाज पार्टी ने एकमात्र सीट रसाला बलिया की जीती, जहां हमारे विधायक श्रद्धेय श्री ठाकुर उमाशंकर सिंह ने हमारे बहुजन समाज पार्टी का मान रखते हुए हमको 2022 के विधानसभा चुनाव में गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया। हम उनकी जमीनी पकड़, उनके हौसले की दाद देते हैं। साथियों, हौसले की दाद इसलिए क्योंकि वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में एकमात्र विधायक हैं, और ऐसे विधायक जो अभी तक अटूट हैं। हमारी पार्टी की जो निष्ठा है, उनके प्रति उनकी जो श्रद्धा है, मैं इस बात के लिए उनका कायल हूँ। साथियों, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2019 में लोकसभा के हुए थे, उन चुनावों में हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का था, जिसके साथ हमें जो सीटें प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हमने जो है उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जो हैं जीती, जिनमें से सबसे पहला अंबेडकर नगर, जहां से हमारे रितेश पांडे जी। दूसरी सीट अमरोहा, जहां से श्रद्धेय श्री कुमार दानिश अली। तीसरी सीट बिजनौर, जहां से मलूक नागर। चौथी सीट गाजीपुर, जहां से श्रद्धेय श्री फजल अंसारी। चौथी सीट घोसी, जहां से अतुल कुमार सिंह। पांचवी सीट जौनपुर, जहां श्याम सिंह यादव। और हमारी छठी सीट लालगंज, जहां से संगीता आजाद। हमारी 60वीं सीट नगीना, जहां से गिरीश चंद्र। और सहारनपुर हाजी फजल रहमान। और श्रावस्ती की सीट से राम श्रोमणी हमारे जो हैं यह प्रत्याशी 2019 के लोकसभा में जीत प्राप्त करे। साथियों, अब 2024 का इलेक्शन है, और इन चुनावों के मद्देनजर ये बहुजन समाज पार्टी की अर्थात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती जी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पार्टी को जीत दिलाने में अपना प्रयास करें। साथियों, वो अथक प्रयास करती हैं, और राजनीति की वो जो है हमारी एक बुद्धिमान दलित समाज की महिला होते हुए भी उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश में गौरवान्वित करने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए इस देश में एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति, एससी अर्थात अनुसूचित जातियां, ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास, और हमारी माइनॉरिटी में खासतौर से मुस्लिम समाज, इनकी तरफ हमारी पार्टी का झुकाव हमेशा रहा। चूँकि हमारी पार्टी जब बनी तो इस पार्टी की आधारशिला मानवर कांशीराम जी ने रखी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से प्रेरित होकर हमारे मानवर कांशीराम जी ने इस देश में वंचित शोषित समाज समझे जाने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और इसके साथ साथ माइनॉरिटी को भी हक और अधिकार दिलाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को 1992 में जो है
जब बीपी सिंह की सरकार थी तब भारत रत्न प्राप्त हुआ। उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रहीं या अन्य दलों की रहीं, उन्होंने बाबा साहब के प्रति कभी भी इस सम्मान की ओर नहीं देखा। इसी प्रकार की हमारी घटना, दलित समाज हमेशा हाशिए पर खड़ा रहा, जिसके साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में जो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में हमको आप ऐसी जीत हासिल नहीं हुई। हमारा वोट बैंक जो है वो खिसक गया और हम मात्र एक सीट पर जो है सिमट कर रह गए, जो कि बलिया से आई। साथियों, अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव निर्णायक भूमिका में है। हम अपने पिछड़े वर्ग अर्थात खासतौर से ओबीसी समाज से यह अपील करते हैं कि इस बार वो हमारे बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। और उसका कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अनुच्छेद 340 में सबसे पहले उन्होंने जो है अदर बैकवर्ड क्लास अर्थात पिछड़ी जातियों को, जिनकी की आबादी इस देश में 53% के लगभग है, को आरक्षण प्रदान किया, जिसके सेक्शन 15(4) 15(6) में उन्होंने इसकी व्यवस्था की। और जब मंडल कमीशन आया तो बीपी सिंह की सरकार ने पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देते हुए उन्हें जो है इस देश में गौरव से रहने का जो है अवसर प्रदान किया। परंतु 2014 में जब इलेक्शन हुए और नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई, तो उन्होंने इस चुनावों में सांप्रदायिकता का जहर घोलते हुए 2014 और 2019 में चुनाव जीते। परंतु अपनी कथनी और करनी में अंतर के कारण वह आप सब समझ रहे हैं कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में ये हमारा जो हिंदू राष्ट्र है घोषित हो, और मुसलमानों से उन्होंने दूरी बनाए रखी। परंतु अब वो मुस्लिम वोटों की ओर भी जो है हमें उनका झुकाव स्विंग जो है दिख रहा है। उसका कारण है कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर और वो जिस तरीके से आए और पसमानदा मुस्लिमों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिए, परंतु शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी उनका विरोध और उनकी बात मोदी सरकार ने नहीं सुनी। इसी प्रकार से जब हमारे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनके साथ भी मोदी सरकार ने किसी प्रकार की बातचीत नहीं की और किसानों को अपना धरना प्रदर्शन जो है बहुत लंबे समय तक चलाना पड़ा। साथियों, मोदी सरकार किसी की सुनती नहीं है और पिछड़े वर्ग से वोट तो पूरा लेती है पर उसका लाभ नहीं देती है। आप बताइए, जब भारत के जो उच्च शिक्षा है विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर होंगे नहीं तो उनमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों को पढ़ाएगा कौन? जब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक होंगे नहीं तो पढ़ाएगा कौन? जब बेसिक स्कूलों में पूरे शिक्षक होंगे नहीं तो पढ़ाएगा कौन? साथियों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का हाल राम भरोसे चल रहा है। यहाँ के विद्यालयों में किसी एक टीचर है, किसी 2, और कहीं की तो हमारे जो शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, कहीं प्रेरक हैं, कहीं कुछ हैं, ये सब लोग जो है शिक्षा का भार अपने कंधों पर लिए हुए हैं। साथियों, जब प्राइमरी स्कूल में 1 से लेकर के 5 कक्षाएं चलती हैं तो प्रत्येक विद्यालय में 5 शिक्षकों का होना, वो भी पूर्णकालिक, ये अनिवार्य हो जाता है। और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा। तो इसके साथ साथ मैं अब आना चाहूँगा कि जब हमारी उत्तर प्रदेश में सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और लगभग हमने 204 सीटें 5 सीटें जीती, और उसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में अपने अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। और इस सरकार में हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। दलित महिला के रूप में इस प्रदेश में सबसे बड़े प्रांत की मुख्यमंत्री वो बनी, तो यह हमें गौरव प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने कुशल शासन और प्रशासन के बल पर उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई, उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। लखनऊ और नोएडा में जहां पर उन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों के स्मारक बनाए और उन्होंने जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को डील किया, वह सब उनकी बुद्धिमानी का एक उदाहरण है। साथियों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो बहन कुमारी मायावती ने क्या किया।
इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं आज के इस वीडियो में, ताकि बहन कुमारी मायावती ने अभी जो हाल ही में 18 मई को जो लखनऊ में जो है पदाधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने जो निर्देश दिए उसमें कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस नारे के साथ प्रत्येक जनपद में जो हमारे वाम सेब के पदाधिकारी हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे जोनल हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें से मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्षों और जिला महासचिव को जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी का निर्वाह हमें जो है बहुत ईमानदारी से करना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि 2024 में भारत में हमारी बहन कुमारी मायावती इस भारत में जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करें, अर्थात वो भारत की प्रधानमंत्री बने। ऐसी शुभकामना मेरी जो है आप लोगों से है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने व्यक्तिगत लोभ से हट करके बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए काम करिए। जो व्यक्ति कभी हमारे साथ थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिन्होंने हमारा सहयोग समर्थन किया, जिन जातियों ने किया, जिन व्यक्तियों ने किया, हमें उनसे अपना सहयोग लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो पार्टी में हमारे पुराने पदाधिकारी हैं जो अब हाशिए पर चले गए हैं कुछ कारणों से, उनको भी हमें जो है अपने साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि जो अनुभव है वो उनके पास है। किस तरीके से कैडर को मजबूत करना है, किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है, किस तरीके से हमें अपने वोटर को जो है समझाना है कि बहन कुमारी मायावती का नेतृत्व जो है सभी सर्व समाज के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। जिसमें 2007 से 12 की जब हमारी सरकार रही तो उसमें से प्रमुख जो बहन कुमारी मायावती जी ने कार्य किए, उनका 38 सूत्री जो उन्होंने कार्य किए, उनका एक प्रोफार्मा मेरे पास है, जिसमें से हम उनके कार्यों को बता रहे ताकि आप जन जन तक यह जो विकास कार्य उन्होंने किए उनको पहुंचाने का कार्य करें। नंबर 1, 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती की गई। साथियों, उसी भर्ती में हम भी जो है सिलेक्ट हुए थे शाहजहांपुर वाया में। उसके साथ साथ 41,000 कांस्टेबल की भर्ती हुई बिल्कुल ईमानदारी से, जिसमें समाजवादी पार्टी को हरा करके हम आए थे। और इस भर्ती में हमारे जो यादव समाज के लोग थे वो ओबीसी क्लास से आते थे, उनको सर्वाधिक नौकरियां प्राप्त हुई। इसके साथ नंबर 3, कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत 1,01,000 लोगों को आवास मिले। साथियों, अब जो मोदी सरकार आवास दे रही है उससे हटकर के बहन कुमारी मायावती ने प्रत्येक शहरी क्षेत्र में मानवर कांसीराम आवास जो बनाए, वह उनका एक ये प्राथमिकता में काम था, गरीबों को शहरों में घर देने का काम। उसके साथ साथ 5वां 1,88,048 सफाई कर्मियों की भर्ती की गई, जिसमें से हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं सर्वाधिक नौकरियां उनको प्राप्त हुई। उसके साथ साथ बुंदेलखंड में आईटी पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई। उसके साथ साथ 7वें पायदान पर महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हुआ, जिसमें कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग टेक्निकल एजुकेशन ले सकें। और 8वें नंबर पर गरीब बस्तियों में 2,000 सामुदायिक केंद्र खोले गए। और 9वें नंबर पर प्रदेश के 20 जिलों में अंबेडकर PG छात्रावास की स्थापना की गई। नंबर 10, पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में खुला। नंबर 11, महामाया बालिका इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हुआ। नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नोएडा में स्थापित किया गया। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहन कुमारी मायावती का एक बड़ा कदम। 13वां नंबर, मानवर कांसीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। एक पिछड़े क्षेत्र में, बांदा जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का विश्वविद्यालय खोलना वास्तव में वहाँ के जनपद के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको एक तरीके से ये सीधा लाभ था। 14वां नंबर, मानवर कांसीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद। कैसे बोल सकते हैं इसको, टेक्निकल कॉलेज गाजियाबाद। नंबर 15, कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा। नंबर 16, नोएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। नंबर 17, गंगा एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट था बहन कुमारी मायावती ने पास किया, किन्हीं कारणों बस वो प्रोजेक्ट हिलक गया। और 18वां, यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण। ये देश का पहला एक्सप्रेस वे था जो बहन कुमारी मायावती ने दिया, यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि मथुरा से लेकर के दिल्ली तक को जोड़ता है।
और 19वां महामाया फ्लाईओवर का निर्माण जो कि नोएडा में हुआ। 20वां 2195 गांव में 3332 किलोमीटर की सड़कों का जाल। और 21वां मानवर श्री कांसीराम जी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी लागू हुई, जिसमें से अरबी उर्दू जो मुस्लिम समाज के माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए खासतौर पर इसकी व्यवस्था की गई। और 22वें पॉइंट पर जौनपुर, गाजियाबाद, कांसीराम, कुशीनगर, बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, श्रावस्ती में राजकीय महाविद्यालय खोले गए। अर्थात ये जो कन्नौज में राजकीय महाविद्यालय है, जहाँ पर जो है हमारी बेटी भी जो है पढ़ी है, वो बहन कुमारी मायावती की देन है। और 23वां जो पॉइंट है, आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन, जिसमें कि 2007 में जो है किया गया था। और 24वां पॉइंट, लखनऊ जिला कारागार, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन का लोकार्पण, ये मोहनलालगंज में हुआ, गोसाईगंज मार्ग पर किया गया। और 25वां काम था कांसीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, निर्माण हुआ। 26वां मानवर श्री कांसीराम यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में खोली गई। नंबर 27 नगवा वाराणसी में संत रविदास घाट का निर्माण किया गया। 28वां कन्नौज, बागपत, महाराजगंज, कौशाम्बी, बलरामपुर, सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण हुआ। 19वां पॉइंट, मानवर कांसीराम जी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज झांसी। और 30वां पॉइंट था 5 नए मेडिकल कॉलेज उरई, कन्नौज, आजमगढ़, बांदा में। और 21वां पॉइंट था सावित्रीबाई फूले गर्ल्स इंटर कॉलेज कानपुर। और 32वां पॉइंट था SC/ST गर्ल्स के लिए हॉस्टल का निर्माण हुआ नोएडा में। 33वां था भारत का पहला फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया। साथियों, हमें याद है कि किस तरीके से भारत में पहली बार यह है जो फार्मूला 1 रेसिंग हुई, जिसकी दाद उस समय की जो सबसे महान खिलाड़ी थे उन्होंने जो है तारीफ की थी बुद्धा इंटरनेशनल की, आप समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ में मानवर श्री कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। और 35वां मानवर श्री कांसीराम इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर का निर्माण हुआ। और 36वां पॉइंट था मानवर श्री कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। 37वां काम था डॉक्टर शकुंतला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय विकलांगों के लिए, जो कि आज दिव्यांग कहलाते हैं। ये बहन कुमारी मायावती की देन है। जब आप जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जाएंगे और लखनऊ पहुंचने वाले होंगे तो यह विश्वविद्यालय वहाँ पर आपको दिखेगा, इसका विशाल प्रांगण। और 38वां था वृद्ध कल्याण नीति के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर सभी BPL व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिया गया। साथियों, ये काम है जो कि बहन कुमारी मायावती ने अपनी जब सरकार 2007 से लेकर के 12 तक चली, उन्होंने ये काम महत्वपूर्ण किए। साथियों, हम प्रत्येक गांव में जाकर के पहले ये नारा दें, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वहाँ SC, ST, OBC और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों से बात करें और सर्व समाज से बात करें, उन लोगों से भी बात करें जो अपर कास्ट के हैं, जो हमारा सहयोग कर सकते हैं। हमें उनका सहयोग लेना चाहिए, हमें उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें अपना जो बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनकी हौसला अफजाई करने, ताकि वो प्रत्येक गांव में, जो कि बहन कुमारी मायावती ने कहा, कम से कम 10-10 व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर लें, उनसे संपर्क करें और उन गांवों में उनके माध्यम से हमारी जो सरकार की जो नीति है, जो हमारी सरकार की जो विकास कार्य जो किए गए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं, जनमानस तक पहुंचाएं। और ख़ास तौर से जिसमें युवा, जिसमें कि हमारी बेटियां हैं और हमारे नए युवा हैं, क्योंकि आज हमारे जो युवा हैं वो कल का भविष्य हैं। और इसी को हम मानते हुए हमें भारत को एक सशक्त मजबूत भारत बनाना है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, खासतौर से मुस्लिम समाज और अपर कास्ट के भी लोग खुशहाली से इस देश में जी सकें। साथियों, राष्ट्रवाद का नारा हर व्यक्ति का अधिकार है। भारत सभी का है जो भारतीय हैं। तिरंगे का सम्मान सभी करते हैं, राष्ट्रगान सभी गाते हैं और गाना चाहिए।
क्योंकि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा होती नहीं। तो आप लोगों से मैं ये सीधी अपील करता हूँ कि आप लोग अपने व्यक्तिगत निजी व्यवहारों संबंधों को भूलकर, अगर आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, हो सकता है पदाधिकारी हो ना हो, अगर पदाधिकारी हैं तो आपके ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है रात दिन मेहनत करें, ताकि 2024 का जब इलेक्शन हो तो जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं। और इस देश में हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती इस भारत देश की प्रधानमंत्री, प्रथम दलित महिला प्रधानमंत्री जो हैं बने, इसी आशा के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।